आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय के प्रीवियस ईयर के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016 के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही क्लास में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले 2023 का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। 2023 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया है 243 पे 3/5 को सरल कीजिए। तो ये जो 243 पे ये जो घात है ये 3/5 है ना, ऊपर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 243 को 3 पे 5 घात, और इसके ऊपर कितना है 3/5। क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ए पे एम और इसके ऊपर एन अगर जो घात हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है एम और एन, यानी ए पे एम इंटू एन हो जाएगा। तो इसी के अनुसार ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 3 पे 5 कैसे आया, 243 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 3/24, 3 एकम में 3, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम में 3, 1 2 3 4 5। तो 5 बार गुणा को 3 पे 5 घात लिख सकते हैं। ऊपर इसके ऊपर हो जाएगा 3/5। अब ये हो जाएगा 3 पे 5 गुणे 3/5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अभी 3 पे 3 हो गया, 3 त्रिका 9, 9 त्रि 27। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 27। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा। 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में ऊंचाई निम्नवत है। यहाँ पे 9 विद्यार्थी हैं, उनकी ऊंचाई दी हुई है, इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 148 सेंटीमीटर, 151, 153, 143 सेंटीमीटर सबकी ऊंचाई 9 विद्यार्थियों की दी हुई है। तो माध्यिका निकालने के लिए जो भी आंकड़े दिए हुए हों उनको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों की ऊंचाई का आरोही क्रम। तो इसका आरोही क्रम लिखेंगे यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे सबसे पहले। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 143 है, 143, फिर 145 हो जाएगा, फिर 148, 151, 152, 153, 156, 163 और 169। ये बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब इसके बाद देखेंगे ये आंकड़े हैं कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n बराबर हो जाएगा 9, और ये विषम संख्या है ना, 9 विषम। तो विषम के लिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर यहाँ नीचे से लिखेंगे, माध्यिका बराबर n+1/2 2वें पद का मान, 2वें पद का मान। और यहाँ पे n दिया है 9, 9 धन 1/2 वें पद का मान, और 9 और 1 हो जाएगा 10, 10/2। फिर यहाँ लिखेंगे वें पद का मान, फिर ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, 10 2 5 10, 5वें पद का मान, 5वें पद का मान इसकी माध्यिका हो जाएगी। अब ये जो 5वां पद किसमें होगा, जो आरोही क्रम यहाँ पे लिए लिखे हैं इसमें से 5वां जो पद हो जाएगा वही इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो आइए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। तो 152 है, यही है इसकी माध्यिका, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है संख्या तीसरा। समीकरण x² + x - 12 = 0 को हल कीजिए। तो इसको मध्य पद तोड़ के हल करेंगे। मध्य पद इसमें कौन सा है, x है, और 12 को ऐसे 2 बराबर भागों में बांटेंगे जिसको गुणा करने पर 12 आए लेकिन जोड़ने या घटाने पर 1 आए। क्योंकि x के पहले 1 है, 1 को नहीं लिखते हैं, इसका गुणांक 1 है तो 1 आना चाहिए। तो 4 तिहाई 12 होता है, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यही हो जाएगा इसका मध्य पद। जब जोड़ेंगे तो इसका सलूशन लिखेंगे, नीचे से लिखते हैं x² + x - 12 = 0, x² - x 4 - 3 - 12 = 0। ये हो जाएगा x² माइनस चिन्ह के साथ दोनों में गुणा कर देंगे। तो -x 4 में जब मल्टीप्लाई होगा तो -4x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3x - 12 = 0। अब ये हो जाएगा x², और यहाँ पे देखिए इन
एक्स स्क्वायर नहीं, इन्हीं दोनों में तो कॉमन है, इन्हीं दोनों में देखिए एक्स कॉमन है, तो सबसे पहले एक्स कॉमन ले लेंगे इसमें, तो एक्स माइनस फोर हो जाएगा, और इन दोनों में थ्री कॉमन है प्लस थ्री, तो एक्स माइनस फोर हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब ये एक्स माइनस फोर इसमें और इसमें एक्स माइनस फोर कॉमन है, तो यहाँ से बच जाएगा केवल एक्स और यहाँ प्लस थ्री बराबर ज़ीरो। अब इसको एक बार x माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो x बराबर आ जाएगा चार, और दूसरी बार x प्लस थ्री को ज़ीरो के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस थ्री। तो यही दोनों आंसर हो जाएगा, इसका हल निकालना था ना, तो यही दोनों x की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो एक आयत है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर, तो मान लेंगे कि ये आयत है जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई जो है ये 7 सेंटीमीटर है। अब इसको परितः का अर्थ होता है चारों तरफ, ये लंबाई है तो इधर भी लंबाई है, दोनों लंबाई है, और ये दोनों चौड़ाई है, तो लंबाई के परितः यानी इसके चारों तरफ इसको घुमा देंगे इस आयत को, तो ऐसे ये बेलन बन जाएगा। ये मान लीजिए एक सेंटर में है और इसको लंबाई को ये वाला भुजा पकड़ के ऐसे घुमा देंगे चारों तरफ, तो ये बेलन बन जाएगा। और इसको अगर जो मिलाएंगे देखिए बेलन बन गया। इसकी हाइट है जो, जब बेलन बनेगा तो जिससे लंबाई होगा ना, ये हाइट बन जाएगा 10 सेंटीमीटर का, और ये जो चौड़ाई था यहाँ पे देखिए ये 7 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे बेलन का क्या क्या पता लग गया, बेलन का आयतन पूछा है, बेलन की त्रिज्या चौड़ाई हो जाएगी r बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई उसकी लंबाई के बराबर हो जाएगी, यानी h बराबर 10 सेंटीमीटर। अब पूछा है यहाँ पे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन निकालना है, तो लिखेंगे नीचे से बेलन का आयतन बराबर, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, जहाँ पाई की वैल्यू होती है 22/7, r का मान 7 है तो स्क्वायर है तो 2 बार गुणा हो जाएगा, और h का मान 10 है। यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 10 में जब 7 से गुणा होगा तो 70 होगा, 22 गुणे 70। अब 70 से 22 में गुणा कर दीजिए, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, और 7 दूना 14 1 15, एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे आयतन है ना, तो घन सेंटीमीटर इसका मात्रक होगा, घन सेंटीमीटर, यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। कोसेक स्क्वायर 30 अंश इंटू साइन 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश को हल कीजिए। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू आपको और जो पता होगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सारणी ऐड किया है, ट्रिग्नोमेट्री जो भी त्रिकोणमिति का जो मान होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कॉट का, तो इस सबका मान आप याद कर लेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। अगर जो आप ये याद कर ले रहे हैं तो आपको 2 नंबर का तो प्रश्न जरूर मिलेगा। आप मैं 2023 से 2016 तक का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, आप देखिएगा हर साल पूछा हुआ है इससे। तो अगर जो ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, तो आपको और जो याद होगा तो कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री दिया है ना, तो कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो यहाँ पे आ जाइए, कोसेक 30 अंश का मान 2 दिया है, तो 2 लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू साइन 45 अंश, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 तो इंटू हो जाएगा 1/2 माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश, तो सेक स्क्वायर 60 अंश का वैल्यू 2 होता है, यानी सेक 60 अंश का वैल्यू 2 होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 इंटू 1/2 माइनस 2 दूना 4। अब यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, दोनों पद में देखिए कॉमन है 4, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा 1/√2 माइनस 1। अब ये 4 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा इसका √2, 1 माइनस √2। अब इस 4 को हम जानते हैं कि √2 इंटू √2 बराबर होता है 2 के, तो इसको लिख सकते हैं 4 को 2 गुणे 2 के जगह पे √2 कर लेंगे, √2 इंटू √2, 1 माइनस √2, और ये नीचे √2 है, √2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 √2
इंटू 1 माइनस √2। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 6। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो पासा उसे कहते हैं जो लूडो में होता है ना, ऐसा गोल सा, ये क्यूब जैसा, तो इसी को पासा कहते हैं। ऊपर जो यहाँ पे इस पे डिजिट आता है इसी के अनुसार खेलते हैं। तो अगर जो दो पासा हो, अगर जो एक साथ उछाला जा रहा है, तो उसके ऊपर जो अंकों का जो योग है 4 आने की संभावना ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप कुल संभावनाएं ज्ञात कीजिए अगर जो दो पासा को एक साथ उछाला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके सलूशन में, दो पासों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल संभावनाएं बराबर तो कुल संभावनाएं होगा, पहले पासे पे एक आएगा, दूसरे पे भी एक आ सकता है। पहला कंडीशन ये हो जाएगा, फिर 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4, ये 4 है, 1 5 और 1 6। 1 6 तक ही आएगा, क्योंकि ऊपर जो होता है ना, जो पासा में केवल 6 ही डिजिट जो होते हैं, 6 ही तक आ सकता है, तो 6 तक आ जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन होगा, ये पहले पे 2 आए और दूसरे पे 1। फिर ये दूसरा जो पहला पासा है इस पे हमेशा 2 आए और केवल दूसरे वाले पे बदले, 2 2 2 3 2 4 ऐसे करके 2 5 और 2 6। फिर ये हो जाएगा 3 1 से लेके 3 2 3 4 3 3 3 4 और 3 5 और 3 6 ये आ सकता है। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4, फिर 4 5, फिर 4 6 4 6। फिर आ सकता है 5 1, पहले वाले पे 5 दूसरे वाले पे 1, फिर 5 2 5 3, फिर 5 4 5 5 और 5 6। फिर पहले वाले पे 6 आ सकता है, दूसरे वाले पे बदल सकता है। देखिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो कुल संभावनाएं देखिए, पहले में 6, दूसरी लाइन में यहाँ पे दूसरे पासे पे बदल रहा है और पहले पे वही रहेगा। ऐसे कुल संभावनाएं 36 हो जाएंगी। 6 दूसरे इसमें भी 6 6 6 6 और छठवें में भी 6, तो 6 6 के 36, कुल संभावनाएं 36 हो जाएंगी। और ऊपर यहाँ पे पूछा है ना, अंकों का जो योग है 4 आने की संभावना। तो देखिए 4 ऊपर कब आ रहा है अंकों का योग, तो एक यहाँ आ रहा है, 1 3 पे और एक 3 1 पे आएगा, 2 हो गया, और एक 2 2 पे आएगा। देखिए यहाँ पे बस इसको छोड़ के किसी भी कंडीशन में ऊपर 6 नहीं आएगा। 1 3 पे आएगा तो इसी का उल्टा 3 1 पे आएगा, और 2 2 पे आएगा तो इसी का उल्टा 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा। तो यही 3 कंडीशन जो होगा ये होगा, ऊपर अंकों का योग 4 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे नीचे जो प्रश्न पूछा है कि अंकों का योग 4 आने पर दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 आने की संभावना बराबर 3/36। तो 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम में 3 3 एकम में 3 3 दूना 6, 12 बार में, तो 1/12 यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी को प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, जो कि 2022 का पहला अति लघुत्तरी प्रश्न है। चूँकि हर एक साल में 6 अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 6 ऊपर का था 2023 का था, फिर हम लोग 2022 का पढ़ रहे हैं। यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर हो तो इस गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आयतन दिया है, घनाकार दिया है ना, घनाकार यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या फिर लंबाई चौड़ाई या गहराई सब बराबर होता है। इसका फार्मूला होता है a³ तो गहराई दिया है, इसका जो आयतन दिया है इसकी कोई एक भुजा निकालेंगे तो वही गहराई के बराबर होगा, तो इसका मान निकल जाएगा। तो यही तो होता है घन, जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, या आप ऊंचाई को गहराई कह सकते हैं। यहाँ पे गहराई लिया है, यही है गहराई, और इसको a माने तो ये भी a होगा, क्योंकि ये घन है, घनाकार है, ये भी a होगा। तो यहाँ दिया है घनाकार गड्ढे का आयतन बराबर 13.824 घन मीटर। अब इसका जो फार्मूला होता है a³ होता है, और 13.824 में गुणा कर सकते हैं 1000 का।
दशमलव हटाने के लिए, क्योंकि 3 स्थान पे दशमलव है तो ऊपर करेंगे तो नीचे भी हो जाएगा गुणा, तो ये दशमलव तो हट जाएगा। अब ये हो जाएगा 13,824 बटे 1000। इसका फार्मूला ए क्यूब होता है। अब जब ए क्यूब को इसका एक भुजा निकालना हो तो क्यूब रूट जब लगेगा 13,824 बटे 1000 पर ये क्यूब रूट लग जाएगा। क्यूब रूट के पहले 3 लिखते हैं, क्योंकि वर्गमूल के पहले 2 नहीं लिखते हैं, लेकिन जब क्यूब रूट लगेगा तो 3 लिखेंगे। जो 13,824 जो होता है 24 का घनमूल होता है, यानी 24 गुणे 24 बराबर 13,824, और ये हो जाएगा 1000 का 10 गुणे 10 क्यूब रूट में 3 बार गुणा हो तो 1 बाहर निकलता है, तो ऊपर 24 का गुणा है, नीचे 10 का 3 बार गुणा है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिख लेंगे ए बराबर, क्योंकि जो ये 3 घात है ना, इसके बदले यहाँ पे क्यूब रूट दूसरे तरफ गया है तो क्यूब रूट लग गया है, तो ए बराबर हो जाएगा 24 बटे 10। अब नीचे 10 है, 10 से भाग देंगे तो एक स्थान पे दशमलव लगेगा दाहिने ओर से, तो 2.4 हो जाएगा, और सेंटीमीटर में हो जाएगा। घन मीटर में दिया है ना, सॉरी, घन मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में हो जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा। और गहराई है वह, यहाँ पे ये गहराई को माने थे ना, और ये गहराई पूछ रहा है, तो गहराई का मान आ गया 2.4 मीटर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8। 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ऊपर शीर्ष 9 आने की संभावना प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 2 सिक्कों को जब उछालेंगे तो एक सिक्का को किसी भी एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो या तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। हेड को ही शीर्ष कहते हैं और पट कहते हैं टेल को। तो यहाँ पे हेड वाला पूछा है कि ऊपर शीर्ष 9 आने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल कंडीशन होगा इसका 2 आ सकता है, या तो हेड नहीं तो टेल। लेकिन जब 2 सिक्का को उछालते हैं तो 4 कंडीशन होता है, यानी 4 संभावनाएं आती हैं। तो लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखेंगे 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल संभावनाएं बराबर कुल संभावना बराबर हो जाएगा, एक पहले वाले सिक्के पे हेड आए, दूसरे वाले पे भी हेड आए। दूसरा इसका जो संभावना होगा, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आए, फिर पहले पे हेड आए और दूसरे पे पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, और नहीं तो एक और कंडीशन इसका हो सकता है, यानी संभावना दोनों पे टेल आए। और यही तो पूछा हुआ है कि हेड 9 आने की संभावना, शीर्ष को ही हेड कहते हैं, ऊपर शीर्ष 9 आने की। तो देखिए यहाँ पे भी हेड आया है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, केवल एक ही कंडीशन है, यहाँ पे टेल है, हेड नहीं है, यानी शीर्ष नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नीचे से लिखेंगे कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर ऊपर शीर्ष 9 आने की संभावना बराबर ये 1 बार आया है ना, तो 1/4 हो जाएगा कुल संभावना है। तो कुल संभावना दिया हुआ है 4, तो ऊपर जो आया है उसको लिखते हैं, नीचे कुल संभावना को लिखते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, इसी में पूछा है कि तो कुल संभावना निकल गया। इसके बाद पूछा है कि इसका संभावना प्रतिशत निकालिए। तो प्रतिशत में भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 6 में बताया जाता है, कि क्लास 6 में बताया जाता है कि भिन्न में 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे नीचे से संभावना प्रतिशत बराबर 1/4 गुणे 100। ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 25%। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 9। यदि a बराबर 60 अंश हो तो साइन a माइनस कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। तो पिछले वाले प्रश्न में भी हमने आपको बताया था कि हर साल ये प्रश्न पूछा हुआ है त्रिकोणमिति से। अगर जो आपको केवल आप इतना मान याद कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे a का मान दिया है 60 अंश, निकालना है साइन a माइनस कॉस a का मान। तो a की जगह पे जब 60 अंश रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश माइनस कॉस 60 अंश। अब यहाँ पे साइन 60 अंश का मान देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है साइन वाले पे 60 अंश में जब जाएंगे तो √3/2, और कॉस वाले में जब 60 अंश में जाएंगे तो 1/2। इन दोनों का मान रख देंगे। साइन 60 का मान है √3/2 माइनस कॉस 60 अंश का मान है 1/2। अब चूंकि जब हर समान है तो ऊपर वाला केवल घटता है, 1 को उतार लेते हैं, फिर इसका एलसीएम में लेंगे तो 2 ही होगा। तो ये हो जाएगा √3 - 1/2।
यह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, x² - x - 6 के गुणनखंड कीजिए। तो इसको मध्य पद तोड़ करके सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा x² - x - 6, एक बार लिख लेते हैं। x² - x, यहाँ पे इसका गुणांक 1 है तो इसके जगह पे लिख सकते हैं 3 - 2 - 6, हो जाएगा x² - 3x, और जब चिन्ह के साथ गुणा करेंगे माइनस और -2 का, तो ये हो जाएगा प्लस 2x - 6। x² यहाँ पे कॉमन ले लीजिए ना, x दोनों में x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, दूसरे वाले से -3, फिर यहाँ पे +2 कॉमन हो जाएगा, +2, तो x - 3। अब इन दोनों में x - 3 कॉमन है, तो हो जाएगा x - 3, पहले वाले से x बचा और दूसरे वाले से 2 बचा, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। यही पूछा हुआ था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो शीट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो शीट का जो क्षेत्रफल दिया है आयताकार शीट का, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया है यहाँ पे आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर 480 वर्ग सेंटीमीटर, और जो आयताकार शीट का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये दिया है 480। यहाँ पे लंबाई दे दिया है ना, इसकी चौड़ाई दिया है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर दिया है, तो चौड़ाई की जगह पे लंबाई को लंबाई की जगह पे लंबाई रहने दीजिए, गुणे चौड़ाई की जगह पे 12 बराबर 480। और लंबाई निकालने के लिए इधर गुणा में है 12, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 480 में भाग चला जाएगा 12 से, 12 चौको 48, 40 बार में ये कट जाएगा, यानी लंबाई आ गया इसका 40 सेंटीमीटर। अब पूछा है तो इस शीट का परिमाप, तो लिखेंगे शीट का परिमाप बराबर, या आयताकार शीट का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। 2 लंबाई का मान है 40 और चौड़ाई का मान है दिया है 12, तो 2 गुणे 40 और 12 हो जाएगा 52, और जब 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4 और 2 बचे 10, 104 सेंटीमीटर। परिमाप सेंटीमीटर में होता है इसका इकाई, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, उससे त्रिज्या निकाल लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो दिया है लिखिए पहले, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, इसका फॉर्मूला होता है परिधि का 2πr बराबर हो जाएगा 22, और यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7 और r निकालना ही है, बराबर 22। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और यहाँ पे r बराबर हो जाएगा, इधर भाग में है 7 तो ऊपर गुणा में 1 के साथ, और 2 गुणा में है तो भाग में 7/2, तो यही पूछा हुआ था, यही इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पे मात्रक जरूर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 13, जो कि 2021 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, वहाँ परिधि दिया था, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² बराबर 154 हो जाएगा। पाई का जो पाई का वैल्यू होता है 22/7 और इंटू r² बराबर 154। अब r² बराबर हो जाएगा, इधर ये गुणा में जो है 22 तो उधर भाग में चला जाएगा, 154 भागे 22, और 7 भागे में है तो ये गुणा में चला जाएगा। अभी इसको 11 से कट कीजिए, 11 दूना 22 और 11 के में 11, 11 4 44, और 2 से फिर कट जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी 7 गुणे 7, r² बराबर 7 गुणे 7। जब r की वैल्यू निकालेंगे तो ये कड़ी में 7 गुणे 7 हो जाएगा,
आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये तो त्रिज्या निकल गया, लेकिन यहाँ व्यास पूछा हुआ है, व्यास ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, और यहाँ पे त्रिज्या का मान है 7, 2 गुणे 7 बराबर 14 सेंटीमीटर, व्यास का मान निकल जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। ये रिपीटेड प्रश्न है, 2023 का पहला ही प्रश्न यही दिया हुआ था, तो यहाँ पे रिपीटेड प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 243 को लिख सकते हैं 3 पे 5, ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा है, तो 3 पे 5 और इस पे घात है 3 पे 3/5। अब ये हो जाएगा 3 पे 5 गुणे 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 पे 3 और 3 त्रिका 27, और ये 3 पे 5 कैसे आया, 243 के गुणनखंड करने पर। ऊपर हम लोग पहला प्रश्न ही 2023 का था, तो पढ़ा था हम लोगों ने, और एक और ये फार्मूला भी पढ़ा था, ए पे यम और इस पे एन बराबर होता है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है घात का, ए पे यम इंटू एन, तो इससे ये हो जाएगा, तो इसका 27 आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। x² माइनस 14x प्लस 49 को हल कीजिए, यानी इसका गुणनखंड निकालना है। तो इस यहाँ पे भी मध्य पद तोड़ के सॉल्व करेंगे। 14 को 2 ऐसे बराबर भागों में बांटेंगे, जिसको गुणा करने पर 49 आए और जोड़ने या घटाने पर 14 आए, तो 7 धन 7, 7 सत्ते 49 और 7 धन 7 14 होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस 14x प्लस 49 बराबर x² माइनस x, 14 को 7 धन 7 लिख सकते हैं, धन 49। ये हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 7x, क्योंकि माइनस x के साथ दोनों में गुणा होगा, धन 49। ये हो जाएगा यहाँ से कॉमन x, तो x माइनस 7, दूसरे वाले से माइनस 7 कॉमन होगा इन दोनों में से, तो x माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि ये जब 7 से 7 गुणा होगा ना तो प्लस में 49 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। तो ये अब इन दोनों में x माइनस 7 कॉमन है, तो x माइनस 7 हो जाएगा, और x माइनस 7, तो यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। 15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका घनमूल निकाल 15.625 का क्यूब रूट निकालना है, घनमूल का क्यूब रूट, यानी 3 लिखेंगे यहाँ पे। इसको लिख सकते हैं 15.625, दशमलव हटाने के लिए 1000 से गुणा ऊपर नीचे, क्योंकि 3 स्थान पे दशमलव है, तो जब ऊपर नीचे 1000 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा ऊपर से, 15,625 हो जाएगा बटे 1000। अब 15,625 का गुणनखंड कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं 15,625 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 5 5 25। फिर ये 25 बार में कटेगा 5 से, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 बार में 25 कटेगा, एक बार में 1 2 3 4 5 6 बार लिख सकते हैं इसको, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 15,625 को, और नीचे 1000 को 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब चूंकि ये क्यूब रूट है तो 3 बार 3 का पेयर एक बार आएगा बाहर, यानी 3 बार अंदर गुणा हुआ रहेगा तो एक बार आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 5 गुणे 5 और नीचे 3 बार 10 है तो 10, 5 5 25 बटे 10। इसको ये हो जाएगा 2.5, चूँकि ये नीचे 10 से गुणा भाग हुआ है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। यहाँ पे फिर से त्रिकोणमिति वाला आ गया सवाल। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 45 अंश का मान होता है 1। यहाँ पे देखिए 10 वाले में 45 अंश का मान 1 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश, और यहाँ पे 10 45 अंश का मान होता है 1। अभी इसको रख देंगे 10 45 अंश की जगह पे, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर है, नीचे भी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन
1 + 1। तो ऊपर जब 0 होगा उसमें किसी भी संख्या से जब भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 0। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 18, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। तो जो ये संख्या दिया हुआ है 6075, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें से किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, इसके लिए इसका गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और जिस भी संख्या का पेयर नहीं बनेगा, पेयर बनाएंगे उसके गुणनखंडों का, और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी से इसमें गुणा करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 6075 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से भाग जाएगा इसमें, 3 दूना 6, 0, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर 3 से इसमें जाएगा भाग, 3 6 18, 3 7 21 और 3 5 15। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15 और 3 से 25 बार में, 25 3 75। अब 5 से, 5 5 25 और 5 एकम में 5। अब देखिए 3 का पेयर बना है तो यहाँ पे हो गया और ये बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है और ये 5 का भी बन गया। तो यानी जो 3 जो संख्या होगा, एक बार और इसको कर देते हैं इसमें गुणा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 6075 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 बार 3 है ना, गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ पे लिखेंगे कि उस जो छोटी से छोटी संख्या होगी, यानी अभी संख्या बराबर बराबर 3, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको लैंग्वेज में कि वह छोटी से छोटी संख्या 3 होगी जिससे गुणा करने पर 6075 एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इतना भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न पत्र का पहला अति लघुत्तरी प्रश्न सॉल्व करते हैं, जो कि 2020 दिया हुआ है। 2020 का पहला अति लघुत्तरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। यानी शीर्ष को हम लोग एच से दिखाते हैं ना, हेड होता है, और टेल जो होता है वो पट होता है या कुछ होता है। तो इसको सबसे पहले हम कुल संभावना निकालेंगे, फिर अनुकूल संभावना देखेंगे कि उसमें क्या है, फिर अनुकूल संभावना पे अपान कुल संभावना कर देंगे तो प्रायिकता निकल जाएगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावनाएं बराबर, कुल संभावनाओं को NS से दिखा रहे हैं। NS बराबर हो जाएगा हेड हेड, फिर HT यानी हेड टेल, फिर टेल हेड आ सकता है, नहीं तो टेल और टेल आ सकता है। ये कुल संभावनाएं 4 हो जाएंगी। और इसके बाद अनुकूल संभावना नीचे से लिखेंगे, अनुकूल संभावना। अनुकूल संभावना उसे कहते हैं, इसको NE से डिनोट करते हैं। NE वो होता है जो आने की संभावना है, जो पूछा हुआ रहता है ना, उसकी संख्या जितनी होती है। जैसे कि एक साथ शीर्ष आने की संभावना, शीर्ष यानी हेड हेड, तो दोनों एक साथ देखिए एक ही बार आया है तो हेड हेड है केवल, तो इसकी संभावना 1 है और इसकी कुल संभावना 4 है। तो यहाँ लिखेंगे कि फिर से यहाँ पे आप लिख सकते हैं नीचे से, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना बराबर, या फिर लिख सकते हैं अभिष्ट संभावना बराबर अनुकूल संभावना। इसी को प्रायिकता भी तो कहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में प्रायिकता बराबर अनुकूल संभावना अपान कुल संभावना। इसको NE से डिनोट करते हैं और इसको NS से। तो ये हो जाएगा अनुकूल संभावना 1 है, HH है, और नीचे कुल संभावना 4 है। बस यही आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 20। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ बेलन का एक
बनाते हैं फिगर। बेलन ऐसे ही तो होता है। इसमें दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल है, आधार यानी नीचे जो वृत्त बना हुआ है, ऊपर नीचे दोनों वृत्त के ही समान है, तो इसका क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका जो बेलन का ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर का। और इसका जो नीचे का, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, जो दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो नीचे का जो लंबवृत्तीय बेलन का आधार है वो वृत्त का है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एच दिया है यानी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है आयतन, तो आयतन का फार्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर हो जाए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मान 100 हो जाएगा और ऊंचाई का मान 10 है, तो गुणा कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, यह इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 21। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो इसको मध्य पद तोड़ करके सॉल्व करेंगे। 7 को ऐसे दो बराबर भागों में बांटेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 आए और उसको गुणा करने पर 10 आए, तो 5 और 2 हो सकता है। 5 धन 2 बराबर 7 और 5 और गुणे 2 बराबर 10 होता है। तो इसी से सॉल्व करेंगे इसको। तो आइए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। नीचे से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 7 को लिख सकते हैं 5 धन 2 धन 10 बराबर 0। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब गुणा कर दीजिए 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x प्लस 5 और इन दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा प्लस 2, तो x प्लस 5 ये भी हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x प्लस 5 कॉमन है, x प्लस 5, यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया प्लस 2, तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -5 आ जाएगा, एक वैल्यू ये हो जाएगा। और दूसरे बार x प्लस 2 को जब 0 के बराबर करेंगे तो ये x इक्वल टू -2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है हल कीजिए, तो ये सलूशन हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक वृत्त का जो त्रिज्या है r1 इक्वल टू, इसको मान लेते हैं कि ये r है, और दूसरा माना यहाँ लिख सकते हैं माना पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर r और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर हो जाएगा, इसका क्या है 4 गुना है ना, तो 4r ले लीजिए। अब इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे r1 से a1, वृत्त का जो क्षेत्रफल a1 हो जाएगा ये पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा, r1 स्क्वायर का मान है r लिए हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। और दूसरे त्रिज्या से दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल a2 बराबर हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर, और r2 का मान है 4r, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, r की जगह पे 4r का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा पाई 4 चौको 16 r स्क्वायर यानी 16 r स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 16 पहले लिख दीजिए, 16 पाई r स्क्वायर। अब पूछा क्या है इस प्रश्न में, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों वृत्त का यहाँ क्षेत्रफल निकल गया है, एक ये और एक ये। अब इनका अनुपात ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अनुपात बराबर, या फिर लिख सकते हैं दोनों वृत्तों का अनुपात बराबर, पहले a1 है और फिर a2 है, यानी दोनों वृत्तों का एक दूसरे में भाग दे देंगे। तो ये पहले का हो जाएगा पाई r स्क्वायर अपन 16 पाई r स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और तो ये हो जाएगा क्षेत्र जो अनुपात हो जाएगा 1/16, एक संबंध है 16, यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि A बराबर 55 अंश तथा B बराबर 60 अंश हो तो C तथा
कोण सी तथा कोण डी का मान ज्ञात कीजिए। तो चक्रीय चतुर्भुज आप जानते होंगे किसे कहते हैं, जो वृत्त के परिधि पे जो स्थित जो चतुर्भुज होता है उसी को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो यही जो मान लीजिए कि यही एक वृत्त बनाते हैं, उसमें एक चतुर्भुज बना देते हैं। इसके जो परिधि पे इसके जो चारों भुजाएं हैं स्थित होती हैं उसी को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो ये माना कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसका केंद्र वो है ABCD। अब इसमें दिया है कोई भी कोण, जो कोण ए का मान है 55, इसका मान 55 अंश दिया है, और कोण बी का 60 दिया है 60। अब पूछ रहा है सी और डी का मान। तो जानते हैं कि जब चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा का जो कोण का योग होता है 180 अंश होता है। तो पहले ए और सी का मान 180 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो दिया है, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दिया है कोण ए बराबर 55 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश। चूँकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए धन कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो जो कोण ए का मान दिया है यहाँ पे 55 अंश, धन कोण सी का मान निकालना है, बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब ये जो कोण सी का मान होगा, इधर प्लस में है 55 तो उधर माइनस में हो जाएगा। 180 में से 55 घटा देंगे तो आ जाएगा 125 अंश। ये कोण सी का मान एक आ गया। और ऐसे ही लिखेंगे दूसरा कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। चूँकि चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो 180 अंश के बराबर होते हैं। तो एक का मान दिया हुआ है 20 का 60, कोण डी का मान निकालना है बराबर 180। तो कोण डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 तो 120 हो जाएगा। ये कोण डी बराबर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक ही ये, तो ये सी और डी पूछा था तो दोनों निकल गया। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। साइन 30 अंश धन का 60 अंश धन tan 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति से एक और सवाल, हर साल एक सवाल पूछ रहा है और इस सबको आप याद कर लीजिएगा तो इससे आपको लग जाएगा। बस जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इस सबका मान रख देंगे, साइन 30 का 60 और tan 45। तो साइन, इसको सॉल्व करते हैं, साइन 30 अंश धन cos 60 अंश धन tan 45 अंश। अब साइन 30 का मान होता है 1/2, cos 60 का भी मान 1/2 ही होता है, और tan 45 का मान होता है 1। अब इन सबको जोड़ेंगे, LCM हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 धन 1 धन 2। ऐसे भी देख सकते हैं, ये आधा है ये आधा है, मिलके 1 हो जाएगा और एक ये 2 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 4, 4/2, 2 दूना 4, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि 2019 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 8000 का घनमूल यानी क्यूब रूट कर देंगे 8000 का। चूँकि हम जानते हैं कि 8 का जो घनमूल होता है 2 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, और 3 जीरो है तो एक जीरो भी एक साथ इसके लगा दीजिए, 20 गुणे 20 गुणे 20 हो जाएगा 8000 के बराबर। तो ये हो जाएगा रूट में बराबर 20 गुणे 20 गुणे 20। अब एक 20 बाहर आ जाएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26। 16x² माइनस 25 बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको हल करेंगे, 16x² माइनस 25 बराबर 0। तो ये देखिए 4x का स्क्वायर है, 4 चौको 16 और x², ये स्क्वायर है माइनस ये 5 का स्क्वायर है तो इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। अभी हो जाएगा एक ब्रैकेट में, चूँकि जानते हैं हम लोग a² माइनस b² बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। इसी फार्मूले से इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, विस्तार करेंगे इसका तो 4 एक ब्रैकेट में होगा 4x + 5, दूसरे में 4x - 5 = 0।
अब इसको पहले वाले को 0 के बराबर करेंगे, 4x + 5 = 0, तो ये हो जाएगा 4x = -5 और x = -5/4। दूसरा है 4x - 5 = 0, तो ये 5 माइनस उधर प्लस में हो जाएगा, 4x = 5 और x बराबर 4 से भाग हो जाएगा 5 में, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका हल हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27, 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक बताइए। तो बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक बराबर जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार हुई हो आंकड़े में, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार हो, तो वही बहुलक होता है। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा बार 12 3 बार आया है, बाकी 13 और 10 1 बार आया है। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर 12, बस आंसर हो गया। इसमें कुछ करना ही नहीं था, 1 नंबर आपको मिल जाएगा इतना करते हैं तो। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा है, वहाँ लंबाई 10 था और चौड़ाई 7 था, और लंबाई के परितः ही उसमें भी घुमाना था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। ये आयत है जिसकी जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको लंबाई के परितः, तो यही लंबाई है, इसको पकड़ के और चारों तरफ ऐसे घुमा देंगे, तो ऊपर भी ये घूमेगा और ये नीचे भी घूमेगा। अब इसको मिलाएंगे तो देखिए ये बेलन बन गया। तो इसकी जो हाइट है ये 10 सेंटीमीटर ही रहेगी, ये हाइट हो जाएगी। इसका जो त्रिज्या है, जितना इधर है उतना ही इधर भी होगा, तो ये त्रिज्या जो चौड़ाई है r हो जाएगा 3.5। अब यहाँ पे इसका जो आयतन पूछा हुआ है बेलन का, तो बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो जब लंबाई के परितः जब आयत को घुमाएंगे तो वह एक बेलन बनेगा जिसकी ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर होगी और त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन नीचे से लिखेंगे, बेलन का आयतन बराबर πr²h, πr²h। इससे पाई का मान होता है 22/7, r का मान है 3.5, r² है तो 2 बार गुणा हो जाएगा, h का मान है 10। इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 × 7 = 35, तो 0.7 हो जाएगा, 0.7। अब इन सबको गुणा करके लिख देंगे। तो अगर जो इसमें गुणा करेंगे 7 से 22 में, तो हो जाएगा 7 × 14 और 7 × 14 = 15, एक स्थान पे दशमलव। और इसमें और जो 35 में 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये दशमलव नहीं रहेगा, ये केवल 35 हो जाएगा। अब 154 में आप 35 से गुणा कर दीजिए और एक स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दशमलव है। 5 × 20 के 0 हासिल 2, 5 × 5 = 25 और 2 27 के 7 हासिल 2, 5 × 5 = 2 7, 3 × 12 के 2 हासिल 1, 3 × 5 = 15, 1 × 16 के 6 हासिल 1, 3 एकम में 3 और 1 4, 0 9 13 के 3 हासिल 1, 53 90, 53 90 हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 539 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे आयतन है ना, सॉरी, घन सेंटीमीटर होगा, घन सेंटीमीटर, यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 29, समीकरण x² + 9 - 6x = 0 को हल कीजिए। एक ही जैसा प्रश्न पूछ रहा है, देखिए हर साल में एक त्रिकोणमिति का, एक गुणनखंड का और एक क्षेत्रमिति से, तो इसको भी मध्य पद तोड़ करके सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे दिया है x² + 9 - 6x = 0, तो 6x को पहले लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस है ना, -6x + 9 = 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब 6 को 2 बराबर भागों में बांटिए, जिसको जोड़ने या घटाने पे 6 है और गुणा करने पे 9 है, तो 3 और 3 हो जाएगा। तो x² - x, इसको 6 को लिख सकते हैं 3 × 3 + 9 = 0। x² - x के साथ दोनों में गुणा होगा तो -3x और -3x हो जाएगा, + 9 = 0। अब ये इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो x - 3 हो जाएगा, इन दोनों में से -3, तब ये हो जाएगा x - 3।
बराबर 0। अब इन दोनों में x-3 कॉमन है, x-3, तो पहले वाले में बचेगा x और दूसरे वाले से -3 बराबर 0। अब x-3 को 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा x = 3, या फिर ये देखिए ना x-3 है ना, तो x-3 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को जब 0 में जब उधर क्यूब करेंगे 0 का तो 0 ही होगा, फिर x-3 = 0 होगा। इसको अब बेटर है कि ऐसे कर लीजिए, का होल स्क्वायर बराबर 0। अब x-3 इधर क्यूब रूट करें, क्यूब इस करड़ी में करेंगे 0 को तो 0 ही होगा, तो x-3 = 0 हो जाएगा, x बराबर 3। यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। यहाँ पे फिर से त्रिकोणमिति से ही पूछा हुआ है। cot 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 45 अंश इक्वल धन साइन स्क्वायर 90 अंश को सरल कीजिए। तो सबका मान रख देंगे। सबसे पहले हम लोग एक बार प्रश्न लिख लेते हैं। cot 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 45 अंश धन साइन स्क्वायर 90 अंश। cot 45 का मान होता है 1/1 होता है, सॉरी 10 और cot 45 का मान 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा। माइनस साइन का जो 45 अंश का मान होता है 1/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। माइनस कॉस का 45 अंश का भी मान होता है 1/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे साइन 90 अंश का मान होता है 1, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब सबको सॉल्व करेंगे तो इसका भी मान 1 आएगा, 1 यहाँ दिया है तो 2 हो जाएगा। ये 2 माइनस और 1/2 में 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो करड़ी का जब स्क्वायर होता है तो केवल करड़ी हट जाता है, अंदर कुछ भी हो, तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ पे है तो ये 1/2 हो जाएगा माइनस 1/2, और ये तो इधर जोड़ के लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए आधा और आधा मिलकर माइनस में है तो 1 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 आंसर आएगा। बाकी इसको अगर जो आपको वैसे नहीं आ रहा है तो इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको बटे के लिख सकते हैं। एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, -1 और -1। अब ये होगा 4 - 2 बराबर 2/2, तो 4 में से 2 जा 2, 2/2। अब 2 से 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, 1 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या अगला प्रश्न संख्या 31, जो कि 2018 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 19,000 यहाँ पे 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए और देखिए जो शेष बचेगा वही हो जाएगा उसका आंसर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। संख्या दिया हुआ है 194491। वर्गमूल निकालने के लिए दाहिने तरफ से पेयर बनाते हैं, तो ये पेयर बन जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो यहाँ लिखते हैं, यानी देखिए ये जो 2 अंक है इसमें किस संख्या से उसी संख्या में गुणा करने पर आ रहा है, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा। 4 चौको 16, 5 पचे 25, तो यहाँ पे 5 बचे 25 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 चौको 16 होगा, 4 चौको 16। अब जो यहाँ लिखते हैं ऊपर वहाँ वही नीचे भी लिखते हैं, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे 16। 4 4 8 होगा, सॉरी 16 नहीं, ये 8 हो जाएगा। अब ये 19 में से जब 16 जाएगा, 9 में से 6 जा 3, इधर 0। अब इन दोनों संख्याओं को एक साथ उतारेंगे तो ये हो जाएगा 44। अब इसमें जो यहाँ लिखेंगे वही ऊपर भी लिखेंगे, यहाँ पे भी, और नीचे भी लिख के गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 80 बनेगा, अगर जो कुछ भी लिखते हैं तो 80 से ज़्यादा ही होगा। तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 चौको 32, 4 बार में चला जाएगा भाग, यानी 4 बार गुणा करके लिखेंगे तो उतने के बराबर होगा। तो 4 से 4 चौको 16 कि 6 हासिल 1, 4/32 1 33, ऊपर भी तो 4 लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ के 4 4 8 और इसको 8, और इसमें से घटा के लिखिए इसको, 14 में 6 जा 8, इधर 3 बचा 0 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को उतारेंगे यहाँ पे तो ये 91 हो जाएगा। अब वही चीज़ यहाँ पे भी, तो ये 800 से 880 से ज़्यादा ही होगा, कुछ भी लिख रहे हैं तो 880 से जब ज़्यादा होगा, 891 संख्या ही है तो केवल एक ही बार में जाएगा भाग, नहीं तो दूसरी बार में 1600 हो जाएगा, तो ये एक बार में
एक एकम में 1/8 और 1/8। तो जब इसको घटा के लिखेंगे तो एक में से 1 जा 0, 9 में से 8 जा 1, ये 0, यानी 10 शेष बच गया। तो वो जो 10 जो संख्या होगी इसमें से घटा दें 1,94,491 में से, तो जो प्राप्त संख्या होगा वो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। तो यही इसका सही आंसर हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अभिष्ट संख्या बराबर, अगर जो आपको लैंग्वेज नहीं लिखना रहता है ना तो अभिष्ट संख्या लिख दिया जाता है। अभिष्ट संख्या बराबर 10 हो जाएगा आंसर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32, x² - x - 6 का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ गुणनखंड करना है तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अब तक हम लोग मध्य पद तोड़ के सॉल्व करते आ रहे हैं। तो 3 दूना 6 होता है, 3 में से 2 जाए 1 हो जाएगा। x² - x - 6 x² - x, और यहाँ पे 1 है गुणांक इसका, तो 3 - 2 लिख सकते हैं, -6 हो जाएगा। x² - x से दोनों में गुणा करेंगे तो -3x, और इसके 2 के पहले ही माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, +2x - 6। x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से तो हो जाएगा x - 3, और इन दोनों में से +2, तब ये होगा x - 3। अब इन दोनों में x - 3 कॉमन है, ये हो जाएगा x - 3, और यहाँ से x बचा, यहाँ से +2, तो दूसरे ब्रैकेट में x + 2, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा आंसर। जब भी ध्यान रखिएगा यहाँ x की वैल्यू नहीं निकालना है, बस गुणनखंड निकालना था तो यहीं तक छोड़ देंगे। जहाँ भी इसके बराबर और जो जीरो दिया रहता है ना तब x की वैल्यू निकालना रहता है। वहाँ पे लिखता है ना कि दिए गए समीकरण को हल कीजिए। जब x बराबर यहाँ पे समीकरण का बराबर जब 0 दिया रहेगा तब वहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। पहले इसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो -2 आएगा, तब इसको निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे बराबर 0 नहीं दिया है, बस गुणनखंड पूछा है ना, तो बस वहीं तक सॉल्व करके छोड़ देंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, फिर से त्रिकोणमिति का, इसमें भी पूछ लिया है। sec 30 अंश - 2 cot 45 अंश, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे बीच वाला ये प्लस है और ये ऊपर है 4 के पहले माइनस है, -4/√3 sin 30 अंश धन 2 cos 0 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो सबका मान रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। sec 30 अंश - 2 cot 45 अंश धन, और ये है -4/√3 sin 30 अंश धन 2 cos 0 अंश। अब sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3। ये आपको सब याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए sec वाले में जब जाएंगे 30 अंश के नीचे तो 2/√3 -2 cot 45 अंश, तो cot 45 अंश का मान होता है 1 होता है, 10 और cot 45 का मान 1 होता है, तो ×1 हो जाएगा, 2 × 1 प्लस माइनस, चूँकि ये माइनस है ना 4 के पहले, तो इसको भी माइनस कर लेते हैं। माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस हो जाएगा 4/√3 sin 30 अंश का मान होता है 1/2, तो गुणा में 1/2 हो जाएगा, धन cos 0 का मान होता है 1, तो ये 2 × 1 हो जाएगा। सबका मान रख लिया, आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस, ये एक बार नीचे सॉल्व करके हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं। पहले 2/√3 -2 माइनस, ये देखिए 2 4 से 4 कट जाएगा 2 से, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये 2 एकम में 2। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2/√3 है, यहाँ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -2 है और यहाँ प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा जब भी 2 सिक्का उछालेंगे तो 4 परिणाम प्राप्त होगा, 1 सिक्का उछालेंगे तो 2 परिणाम प्राप्त होगा, 1 पासा उछालेंगे तो 6 परिणाम प्राप्त होगा, और 2 पासा उछालेंगे तो 36 परिणाम प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सिक्का, क्योंकि जो सिक्का में होता है हेड और टेल 2 ही आ सकता है, तो ये 4 ही हो सकती है, इसकी संभावना है। तो यहाँ पे कोई प्रायिकता नहीं पूछा है, कोई कंडीशन भी नहीं दिया है, बस पूछा है 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो आप नीचे लिखेंगे 2 सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम बराबर परिणाम, इसको NS से डिनोट करते हैं। NS बराबर हो जाएगा, परिणाम लिख देंगे आप, हेड आ सकता है या हेड टेल आ सकता है,
नहीं तो टेल हेड हो सकता है, नहीं तो टेल और टेल हो सकता है। तो इतना हो गए और बराबर 4 भी लिख सकते हैं, बस यही इसका 4 परिणाम प्राप्त हुआ। या फिर पूरा परिणाम ही लिख दीजिए, दोनों ठीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु पहली बार पूछा है, मतलब इस प्रीवियस ईयर में, यहाँ पे अति लघु उत्तरी में, तो शंकु हम लोग बना लेते हैं। ये शंकु होता है, इसकी जो तिरछी ऊंचाई यही जो होता है, यही जो तिरछा जो हाइट है ना इसका, इसी को तिरछी ऊंचाई कहते हैं। तो इसको एल से डिनोट करते हैं, एल बराबर 21 सेंटीमीटर दिया है और इसका त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर, आर बराबर 8 सेंटीमीटर। और इसका वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है एल बराबर 21 सेंटीमीटर, आर बराबर 8 सेंटीमीटर, इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ बराबर, इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। सबका मान दिया हुआ है 22/7, पाई का मान आप जानते हैं, आर का मान 8 है और एल का मान 21 है। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 त्रिका 21, 8 त्रिका 24, यानी 22 गुणे 24। अब इसको गुणा करके लिख लेंगे, ये 24 है, 24 में 22 से 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 2 दूना 4, 8 2 8 4 12 के 2 हासिल 1, 528। इसका जो सही आंसर होगा 528 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 36। क्यूब रूट 343 गुणे कड़ी में 576 है, और जो यहाँ 3 दिया रहता तब जाके क्यूब रूट होगा। दूसरे वाला का ध्यान रखेंगे, ये कड़ी में है केवल, तो इसका वर्गमूल ही निकालेंगे। 576 को सरल कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 343 का क्यूब रूट गुणे 576 का वर्गमूल निकालना है यहाँ पे। तो 343 को का गुणनखंड कर देंगे, ये 7 से कैंसिल होगा, 7 चौको 28, 7 पचे 35, तो 7 चौको 28 और यहाँ पे 7 नवा 63, फिर 7 से 7 सत्ते 49, 7 एकम में 7, 3 बार आ गया, तो ये हो जाएगा नीचे से 7 गुणे 7 गुणे 7 क्यूब रूट इंटू 576 है। तो जो 576 होता है ये 24 का वर्ग होता है, तो 24 गुणे ये 24 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप गुणनखंड इसका निकाल सकते हैं 576 का। तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा 7 और इसमें से एक आ जाएगा बाहर 24। तो ये 7 गुणे 24 गुणा करके लिख दीजिए, 7 चौको 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16, यह इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, जो कि 2017 का पहला अति लघु उत्तरी प्रश्न है। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके पहले जो प्रश्न पूछा हुआ था, 2 प्रश्न पढ़ लिए हैं हम लोग, वहाँ पे लंबाई के परितः घुमा रहा था, यहाँ पे चौड़ाई के परितः घुमा रहा है। देखिए जो परितः शब्द का जो अर्थ होता है ना, उसके चारों तरफ। तो आइए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये एक आयत है जिसकी लंबाई है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर, और इस इधर भी 7 हो जाएगा, ये इसका जो चौड़ाई है। अब इसके जो चारों तरफ घुमाना है, तो पहले इस लंबाई को, ये चौड़ाई को इसके चारों तरफ घुमाएंगे। ऊपर भी ऐसे घूमेगा ये, और ये पूरा घूमेगा, तो ऐसे फिगर बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा, ये घूमेगा ऐसे, लेकिन हमको बेलन प्राप्त करना है, इसलिए मैं ऐसा बनाया हूँ। अब इसको और जो मिला लेंगे, देखिए ये जो चौड़ाई है बीच में है, यही इसका हाइट हो जाएगा, यानी ऊंचाई हो जाएगा 7, और इसका जो त्रिज्या है ये 17 ऊपर है, तो नीचे भी तो ये 17 होगा, और ये आर बराबर 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऐसा बेलन बनेगा। तो इसके पहले जो लंबाई का के परितः पूछा था, तो हम लोग बना रहे थे, तो ऐसा वहाँ बन रहा था इस तरह का, क्योंकि जब लंबाई के परितः जो पूछेगा ना, जिसके परितः वही उसका हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइट हो जाएगा 7 और जो त्रिज्या आर बराबर 17 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन पूछा हुआ है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे इसका जो बेलन का जो ऊंचाई हो जाएगा, हाइट बराबर 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या आर बराबर 17 सेंटीमीटर।
अब नीचे से लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें जो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान यहाँ पे है 17 हो जाएगा, आर का मान 17 है ना, और ऊंचाई 7 है। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 17 कितना होता है 289। अब 289 में बस 22 का गुणा करके लिख देंगे। तो ये यहाँ हम लोग गुणा कर लेते हैं 289 में 22 का, तो 9 18 के 8 हासिल 1, 2 8 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 578। और यहाँ पे भी 2 से ही गुणा करना है, तो एक छोड़ के और यही लिख दीजिए 8 7 5, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 8 60 15 के 5 हासिल 1, 7 5 12 1 3 हासिल 1, 63 58। यही इसका सही आंसर होगा। इसमें सेंटीमीटर में दिया है ना, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा मात्रक इसका। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 38। एक बाग में आम के 2304 पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी बाग में पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी मान लीजिए कि अगर जो 3 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में भी 3 पेड़ होंगे, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ हैं। तो बताना है कि कितनी पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या पूछा है ना, तो मान लेंगे कि पंक्तियों की संख्या x है, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x। अब इस पंक्तियों की संख्या के ही बराबर ही प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी पंक्तियों की संख्या है, यानी दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पेड़ों की प्रत्येक पंक्ति में भी पेड़ों की संख्या x हो जाएगा। तो नीचे से लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर भी x हो जाएगा। अब कुल पेड़ बराबर, बगीचे में कुल पेड़ बराबर, इसका मान दिया हुआ है 2304। और ये मान कब निकलेगा, जब पंक्तियों की संख्या को प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या से गुणा करेंगे। तो दोनों का मान x है, तो x इंटू एक्स हो जाएगा बराबर 2304। ये x स्क्वायर बराबर x से x गुणा करेंगे x स्क्वायर होगा 2304। x का मान निकालने के लिए स्क्वायर दूसरी तरफ कड़ी में बन जाएगा, यानी कड़ी लग जाएगा 2304 पे। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे 2304 का, तो ये पहले राइट साइड से पेयर बनाते हैं, पेयर बन गया। अब 23 में 23 को देखेंगे किस संख्या में उसी संख्या से गुणा करें तो 23 आए या 23 से कम आए। तो 4 चौको 16, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार में ये जाएगा इसमें भाग, 4 चौको 16, और इन दोनों को तो 13 में से 6 जा 7 होगा, और यहाँ 1 बचेगा, एक में से 1 जा 0। इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखते हैं, और फिर से इन दोनों को उतारेंगे यहाँ पे 0 और 4। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ भी यहाँ लिखेंगे तो 80 से ज़्यादा ही होगा, तो 80 से तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आप पहाड़ा पढ़िए, देखिए कि इसमें से इससे कम कब आ रहा है। तो 8 का 8 8 2 16 8 3 24 8 चौक 32 8 पे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, और 8 सत्ते 63, 8 नवा 8 टाई 64, 8 नवा 72। तो 72 करेंगे तो 720 से ज़्यादा हो जाएगा, और 8 टाई 64 यानी 440 से रहेगा, यानी उससे कम रहेगा। तो यहाँ पे ये पता करने के लिए है केवल, तो 8 बार में गुणा करके लिखेंगे तो इससे कम ही रहेगा। 8 टाई 64 के 4 हासिल 6, 8 टाई 64 और 64 6 70, यानी देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका वर्गमूल आ गया 48, और यही निकालना था यहाँ पे x बराबर 48 आ जाएगा। यही पंक्तियों की संख्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 48 पंक्ति, यही सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। tan 45 अंश माइनस कॉट 30 अंश धन 2 cos 30 अंश माइनस साइन 90 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो सबका मान यहाँ पे रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, निकल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। tan 45 अंश माइनस कॉट 30 अंश धन 2 cos 30 अंश माइनस साइन 90 अंश। तो हम लोग जानते हैं कि tan 45 अंश का मान जो होता है वो 1 होता है, और cot
30 अंश का मान करड़ी में 3 होता है और cos 30 अंश का मान होता है अंडर 1 बटे यानी साइन 60 के बराबर होता है ना, तो √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब इन सभी के मान को यहाँ रख देंगे। तो tan 45 अंश का मान 1 माइनस cot 30 अंश का मान √3 धन 2 इंटू cos 30 अंश का मान √3/2 माइनस 1 साइन 90 अंश का मान। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस में है और 1 माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे से बच जाएगा √3 और ये जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये प्लस √3, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40। समीकरण 13x - 30 प्लस x² = 0 को हल कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये दिया हुआ है 13x - 30 धन x² बराबर 0। इसको पहले लिख सकते हैं, इसको दूसरे नंबर पे, इसको लास्ट में। तो ये हो जाएगा x² धन 13x - 30 बराबर 0। अब ये x² प्लस x, अब 13 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, जिसको गुणा करने पर 30 आए और जोड़ने या घटाने पे 13 आए, तो 15 दूना 30 गुणा करेंगे। इसको लिख सकते हैं 13 को 15 - 2 गुणा करेंगे 30 आएगा, घटाएंगे तो 13 आएगा, -30 बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा नीचे से x² प्लस x से मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 और -2 में, तो ये प्लस 15x माइनस 2x माइनस 30 = 0। x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो ये बच जाएगा पहले से x, दूसरे से +15, दूसरे वाले से -2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और यहाँ पे +15, क्योंकि प्लस और माइनस का फिर से माइनस हो जाएगा, -30 तो है ही ऊपर। अब ये इन दोनों में से x + 15 कॉमन ले लेंगे, x + 15 और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से x बचा, यहाँ से -2 बचा, तो x - 2 बराबर 0। अब एक बार चूंकि ये 0 के बराबर दिया है समीकरण, इसलिए 0 के बराबर एक एक को करके और x की वैल्यू निकालेंगे। x + 15 बराबर 0, तो x बराबर -15 एक वैल्यू आ जाएगा x का, और दूसरा x - 2 = 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 41। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² बराबर 154, पाई का मान होता है 22/7, r का मान निकालना है तो 154 के बराबर हो जाएगा ये। अब r² बराबर हो जाएगा 22 गुणा में है तो उधर भाग में चला जाएगा, 154/22, और 7 गुणा में है, भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, अब 11 से 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 × 4 = 44, और फिर 2 से कट जाएगा, ये 2 × 7 = 14। अब r² बराबर हो जाएगा 7 × 7। अब r का मान कड़ी में 7 × 7, एक 7 बाहर आ जाएगा तो r बराबर 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। यह इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 42। 4x² + 5x + 1 का गुणनखंड कीजिए। तो इसको भी मध्य पद तोड़ करके अब तक जितना सॉल्व किए हैं वैसे सॉल्व करेंगे। मध्य पद को यानी 5 को ऐसे 2 बराबर भागों में बांटिए, जिसको जोड़ने या घटाने पर 5 आए और उसको गुणा करने पर 4 आए, क्योंकि देखिए x² का गुणनखंड 4 है और यहाँ पे c का मान दिया है 1, तो इन दोनों को गुणा करते हैं ना, उसके बराबर आना चाहिए मध्य पद के गुणनफल का। तो यहाँ पे 5 दिया है, 5 को और 4 धन 1 कर देते हैं तो 5 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को गुणा भी करेंगे तो 4 × 4 होगा, तो ऐसे ही ये टूटेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो नीचे से ये इसको लिखेंगे 4x² + x, 5 को लिख सकते हैं 4 धन 1 धन 1, 4x²। अब x का दोनों पदों में गुणा करेंगे तो 4x + x हो जाएगा +1। अब इन दोनों में 4x कॉमन है तो पहले वाले से x बचेगा, दूसरे वाले से x1 बचेगा, और इन दोनों में +1 कॉमन ले लेंगे तो x + 1। अब इन दोनों में देखिए x + 1 कॉमन है
तो x+1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में यहाँ से 4 + 4x बचेगा, यहाँ +1 बचेगा, तो 4x + 1 यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि जब भी समीकरण देगा उसके आगे अगर जो 0 के बराबर नहीं दिया रहेगा तो बस यहीं तक करके उसको लिख देंगे, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड ही पूछा रहेगा उसमें, अगर जो ये 0 के बराबर दिया रहेगा तो उसका हल पूछेगा, उसमें दोनों को 0 के बराबर बारी बारी से करके और दोनों के x का मान निकाल लेंगे दोनों में के। इसके बाद है प्रश्न संख्या 43, जो कि 2016 का पहला अति लघु प्रश्न है। संख्याओं 1 0 5 0 7 0 8 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा है बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा बार हो, सबसे ज़्यादा बार हो, सबसे ज़्यादा बार जो आया है जिसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वही होता है बहुलक। यहाँ पे देखिए 5 सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, सब सिंगल एक एक बार आया है, लेकिन 0 3 बार आया है, तो इसका बहुलक का जो हो जाएगा 0। बस इतना ही करना था इसमें। इसके बाद है प्रश्न संख्या 44, ये सब पूरा क्यूब रूट है एक ही में, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ छूट गया ऊपर का, पूरे के ऊपर क्यूब रूट है। इसको सॉल्व करना है 125 गुणे 343 का क्यूब रूट निकालना है। तो 125 का होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 × 5 = 25 125, और 343 होता है ये 7 का क्यूब होता है, 7 गुणे 7 गुणे 7। आप यहाँ पे गुणनखंड कर भी सकते हैं दोनों का, 5 × 5 = 25, ये 25 बार में, फिर 5 से कटेगा ये 5 बार में, और वैसे ही और फिर ये 5 कटेगा एक बार में, वैसे ही 343 ऊपर आ भी चुका है। ये 7 से 7 × 4 = 28, 7 और 7 × 9 = 63, 7 × 7 = 49 और 7 × 1 = 7। तो जब क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 बार गुणा को 3 का पेयर बनाते हैं, 3 बार गुणा को 1 बाहर आता है, तो ये 5 × 7 हो जाएगा, 5 × 7 = 35, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 45, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया है इसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिज्या, यानी बेलन की त्रिज्या r = 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h = 14 सेंटीमीटर, पूछा क्या है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h होता है फार्मूला ना, 2πr/h। तो दोनों का मान रख लेंगे, r और h का मान 2 और पाई का मान होता है 22/7, r का मान 5 है और h का मान 14 है। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 14 2 बार में, 7 दूना 14 और यहाँ पे 2 दूना 4, इन दोनों गुणा करेंगे 4 और 22 में जब गुणा करेंगे 4 का, 4 दूना 8, 4 दूना 8 गुणे 5। अब 5 से गुणा कर दीजिए, 5/40 के 0 हासिल 4, अब 5/40 4 44, 440 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 46, 9/49 a² - 4b² का गुणनखंड कीजिए। तो ऐसे ये देखिए, ये जो 9 है ना, ये 3 का वर्ग है, 3a/7 का के वर्ग को लिख सकते हैं इसको, यानी 9 बटे इतना ही आएगा। देखिए 3 × 3 = 9 a² और 7 × 7 = 49, इसी के बराबर आ गया इतना के, तो इसको लिख सकते हैं ना 3a/7 का स्क्वायर माइनस ये 2b का है, 2b का स्क्वायर जब करेंगे तो 4b² आएगा, और ये एक फार्मूला होता है a² - b² = a + b × a - b। वैसे ही इसको विस्तार कर देंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3a/7 + 2b और दूसरे वाले ब्रैकेट में 3a/7 - 2b। तो बस गुणनखंड ही निकालना था ना, इसके समीकरण के बराबर 0 तो दिया नहीं है, तो एक ही वैल्यू निकालेंगे नहीं यहाँ पे, या फिर बस यहीं तक सॉल्व करना है इसको। जब भी गुणनखंड पूछे ना तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, बस यहीं तक सॉल्व करना रहता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 47, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए लिखते हैं हम लोग, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × d1 × d2, और d1 × d2 क्या है, जहाँ यहाँ पे यहाँ लिखेंगे, यहाँ d1 और d2
समचतुर्भुज का विकर्ण है, समचतुर्भुज का विकर्ण है। बस इतना ही आपको लिखना था, यानी विकर्ण को गुणा करके 2 से भाग दे देंगे उसमें, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यही इसका फार्मूला होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 48, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। व्यास दिया हुआ है, यानी वृत्त का यहाँ लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, तो 14/2 हो जाएगा बराबर 7 सेंटीमीटर। अब परिधि पूछा है ना, तो लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर 2πr, फार्मूला होता है 2πr, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44, 44 सेंटीमीटर। यह इसका सही आंसर होगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोग 8 सालों के सभी जो प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे हुए थे सबको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा 4th सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के मैथ का सभी बहुविकल्पी प्रश्न एक ही वीडियो में हमने कराया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के मैथ का बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।